हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरबीआई असिस्टेंट की मेंस के लिए मेंस पोस्टर सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन अब आरबीआई असिस्टेंट का मेंस होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हमने सारी क्लासेस डिजाइन की हैं। उसी लेवल के क्वेश्चंस है कि 2026 के एग्जामिनेशन आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2023 से थोड़ा सा एडवांस लेवल है जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं एग्जामिनेशन में। आप रेगुलरली क्लासेस फॉलो करो तो आपको पता चल रहेगा होगा कि मैं किस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। रेगुलरली क्लासेस के लिए जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखे नहीं, उन क्लासेस को जरूर से देखना। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से पढ़ो उसको, खुद से डेटा निकालने का ट्राई करो। कितने डेटा निकाल सकते हो उसमें आप कुछ मिसिंग दे रखे हैं आपको, कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, उन वेरिएबल्स को फाइंड करो। क्यूमुलेटिव डीआई विद वेरिएबल बहुत कम देखने को मिलती है, बट ऐसी डीआई अगर मेंस में आती है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये डीआई लेके आया हूँ। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा कि टेबल गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू टिल फ्राइडे। ओके, तो 5 डेज हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ बॉल मैन्युफैक्चर, फिर दे रखा है परसेंटेज ऑफ व्हाइट बॉल मैन्युफैक्चर, और एवरेज दे रखा है हमें रेड और पिंक बॉल का। सबसे पहले मंडे से देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल तो हमको जेड दे रखी है, ठीक है। व्हाइट बॉल दे रखी है हमको 60% एंड रेड और पिंक का एवरेज दे रखे हैं, तो इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 160। रेड और पिंक का एक टेबल बना लेते हैं नीचे, तो सारी वैल्यूज निकाल देंगे। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। यहाँ देखिए टोटल व्हाइट बॉल, रेड प्लस पिंक बॉल। ओके, सो तो हमको रेड और पिंक, टोटल नंबर ऑफ रेड और पिंक दे रखी है 160, ठीक है। व्हाइट बॉल पता है हमको 60% है। तीन ही टाइप की बॉल है, रेड, व्हाइट एंड पिंक। रेड और पिंक का तो पता चल गया हमको 60%, तो यानी कि जो बचा हुआ 40% है वही हमारा रेड और पिंक है। 160, इस 160 की वैल्यू है 40, तो 100 की वैल्यू से हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएंगी 400। तो मंडे से में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल आएंगी 400, जिसमें व्हाइट बॉल हो जाएंगे हमारे पास 60%, यानी कि 240, एंड रिमेनिंग होंगी हमारे पास रेड और पिंक बॉल 160। सिंपल, अभी तक बिल्कुल सिंपल था, आपको समझ आया। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। यहाँ से आपकी क्यूमुलेटिव डीआई स्टार्ट होती है सेकंड पोर्शन से। जब टिल ट्यूसडे दिया गया है, तो टिल ट्यूसडे का मतलब होता है मंडे प्लस ट्यूसडे। नॉट ओनली मंडे, नॉट ओनली ट्यूसडे। टिल ट्यूसडे का मतलब है ट्यूसडे तक कितनी नंबर ऑफ बॉल मैन्युफैक्चर की गई है, और ट्यूसडे तक में कौन सी बॉल आएंगी जो मंडे को भी मैन्युफैक्चर हो चुकी है, जो ट्यूसडे को भी होंगी। सॉरी, तो टिल ट्यूसडे यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 760। मंडे की बॉल हमने निकाल ली है 400, टिल ट्यूसडे तक है 760, तो ट्यूसडे की बॉल कितनी हो जाएगी 760 माइनस 400, दैट इज 360, ठीक है। ये होगी ट्यूसडे की बॉल। समझ आ गया आपको ट्यूसडे की बॉल कैसे निकाली? अब देखो आगे, अब आगे हमको परसेंटेज दे रखे 50%। ये 50% किसका है? ये 50% है 760 का। जब भी आपको इस टेबल के अंदर, क्यूमुलेटिव टेबल के अंदर कोई भी परसेंटेज दिया जाता है, कोई भी वेरिएबल दिया जाता है, वो हमेशा क्यूमुलेटिव का होता है। वो कभी भी उस एक प्रॉपर डे का, उस प्रॉपर मंथ का नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये 50% है, इसको कभी भी आप 360 का 50% मत समझ लेना कि मंडे का, ट्यूसडे का हमने बॉल निकाल दी और ट्यूसडे का 50% व्हाइट्स निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। ये 50% आपका ट्यूसडे का है। सेम सारी कैलकुलेशन हम जो करेंगे वो इसी क्यूमुलेटिव नंबर पे करेंगे, ठीक है। तो 50% से मतलब है 380, ठीक है। तो टिल ट्यूसडे व्हाइट बॉल कितनी है 380, मंडे को कितनी थी 240, उसमें से लेस कर देते हैं तो बची हुई 140 जो है ये अपने पास ट्यूसडे की व्हाइट बॉल आ गई है, ठीक है। अब उसी से 50% था 380, तो रेड और पिंक बॉल का भी 50%, बचा हुआ 50% रेड और पिंक बॉल होंगी जो कि 380 हो जाएंगी। अब इस 380 की वैल्यू है 3y प्लस 10। देखो 380 है, लेकिन हमको यहाँ पे एवरेज दिया था, तो 380 का एवरेज कितना आ जाएगा 190, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60। ओके, करेक्ट। तो y की वैल्यू 60 आई चुकी है हमारे पास, तो हमारा रेड और पिंक बॉल भी आ गई यहाँ से। तो रेड और पिंक बॉल आएंगी इसमें हमारे पास, वो हो जाएंगी यहाँ पे 220। ये आ गया अपने पास रेड और पिंक बॉल का टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे में हमें क्या रखा है टिल वेडनेसडे 1000। सेम चीज जो हमने ट्यूसडे में की थी, सेम वही चीज हम वेडनेसडे में भी करेंगे कि 760 में से 1000 में से 760 लेस कर देते हैं, ठीक है। तो बचेगा होगा 240, ये अपने पास वेडनेसडे के आ जाएंगे। वेडनेसडे को टोटल नंबर ऑफ बॉल मैन्युफैक्चर्ड दैट इज 240। ओके, अब रेड और पिंक का हमको दे रखे 225 एवरेज, तो इसका टोटल हो जाएगा अपने पास 450। रेड और पिंक का टोटल आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 450 आ गया।
अब देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना बन चुके हैं, 380। 380 क्या है, मंडे और ट्यूसडे का टोटल है। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का टोटल है 450। तो बचा हुआ कितना, 70। ये आ जाएगा अपने पास रेड और पिंक पोल। ठीक है, 240 में से 70 लेस कर देते हैं अपने, तो ये बचता है अपने पास 170। ये आ गई अपने पास व्हाइट नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, अब 170 तो व्हाइट नंबर ऑफ बॉल आ गई, लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा था L माइनस 25%, तो हमको इस L वेरिएबल का वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। देखो कैसे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। देखो हमें क्या रखा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल वेडनेसडे को जो थी वो थी 1000। ठीक है, जिसमें से 450 तो ही रेड और पिंक बॉल, रेड और पिंक 450 थी, तो बचेंगे कितनी, 550। यही है व्हाइट बॉल। और 550 कितने में से, टोटल 1000 में से, तो ये परसेंटेज आए थे अपने पास 55%। ठीक है, और 55 की वैल्यू होती है अपने पास, इसमें दे रखी है L माइनस 25। ठीक है, यानी कि 80 आ जाती है अपने पास L की वैल्यू। यहाँ से आ जाती है अपने पास L की वैल्यू, जो कि हो जाती है 80। करेक्ट, L की वैल्यू भी समझ आ गई। अब चलते हैं थर्सडे पे। अब जब खुद से निकालोगे तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से वैल्यूज निकाली जाती है। अब देखते हैं थर्सडे में। थर्सडे में हमारे पास है 1500 टोटल। ठीक है, 1000 तो पहले हो चुकी थी, तो बची हुई 500। इन थर्सडे को हमने मैं बॉल मैन्युफैक्चर की थी 500। अब 1500 में से 60% तो व्हाइट बॉल थी, यानी कि 900 तो व्हाइट बॉल हो जाएगी। ठीक है, 900 व्हाइट बॉल हो जाएगी, तो बची हुई 600 जो है वो रेड और पिंक हो जाएगी, और 600 का एवरेज 300, ये आ जाएगी हमारे पास एम की वैल्यू 300। इतनी बात समझ आई आपको कैसे एम की वैल्यू निकाली, क्योंकि 60% तो दे रखा था हमको, तो बचा हुआ 40% ही तो था, और 40% का भी हमको एवरेज निकालना है, क्योंकि रेड और पिंक का एवरेज दे रखा है कॉलम के अंदर, टोटल रेड और पिंक नहीं दे रखी, एवरेज दे रखा है इस वजह से। तो ये आ जाएगी अपने पास 900। ठीक है, अब 900 देखो, ये तो टिल थर्सडे तक है ना 900, समझ रहे हो आप, ये तो टिल थर्सडे तक है, उसके लिए हमको वेडनेसडे तक की सारी वो लेस कर देते हैं, या फिर हम रेड और पिंक को लेस कर देते हैं, तो भी आ जाएगी अपने पास। पहले मैं इसको व्हाइट को ऐड कर लेता हूँ। ये अपने पास 240, 140 और 170, और 550 ये कम हो जाता है अपने पास। तो ये बचता है अपने पास 350, और 150 आई थी अपने पास रेड और पिंक। ओके, करेक्ट, समझ आ गई आपको इतनी बात, रेड और पिंक बोला गई। अब बात रह गया हमारा लास्ट फ्राइडे। फ्राइडे में हमको दे रखिए 441 एवरेज, यानी कि टोटल हो जाएगा ये 882। टोटल कितना हो जाएगा, 882। ये है हमारे पास रेड और पिंक का टोटल आ गया, 882 अपने पास आ गया टोटल। अब देखो, जब 882 हमारे पास टोटल आ चुका है, और हमको कह रखा है कि व्हाइट बॉल का परसेंटेज है 58%, तो बचा हुआ रेड और पिंक का हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये हो जाएगा 42%। ठीक है, 42 से हम टोटल निकाल सकते हैं 100, ये आ जाएगा 2 पे 1, ये आ जाएगा 2100। ठीक है, आ गया, ये आ गई टोटल नंबर ऑफ बॉल, और टोटल नंबर ऑफ बॉल हमें कितनी दे रखी थी, 4 के प्लस 500 टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, तो 4 के प्लस 500 टोटल नंबर ऑफ बॉल है, तो ये हो जाएगी 4 के प्लस 500, दैट इज 2100। ठीक है, तो के आ जाएगा अपने पास यहाँ से 400, एक के की वैल्यू भी निकल जाएगी अपने पास यहाँ से 400। ठीक है, और अब यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ये 4 के प्लस 500 की वैल्यू आ गई है अपने पास 2100, और 1500 पहले थी, यानी कि फ्राइडे को जो टोटल नंबर ऑफ बॉल थी वो थी 600। ठीक है, फ्राइडे की टोटल नंबर ऑफ बॉल भी आ गई 600। अब देखो 2100 में से 58% तो अपने पास पहले का ही था, पहले का ही दे रखा था 58%, तो ये हो जाएगा अपने पास। अब इसमें हमको पता है कि 882 हमने निकाल लिया था इसको टोटल, बाकी सबका लेस कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा फ्राइडे का। ठीक है, तो 882 तो अपने पास ये हो जाएगा 882, इसमें लेस कर देते हैं इन सबका टोटल, ये हो जाएगा 380 हो जाएगा, 270 हो जाएगा अपने पास, 450, 600, तो ये ऐसा रहता है, ये आ जाएगा अपने पास 282। ये आएगा रेड और पिंक को, अब इसका लेस कर देते हैं अपने, तो ये आ जाएगा अपने अपने पास 318। ये आ गया अपने पास, टोटल भी आ गया, व्हाइट भी आ गया, रेड और पिंक भी आ गया, सारा डेटा से आपने निकाल लिया। यही डेटा था आपको फाइंड करना है, ये क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाते हो तो ये डे आपको आ जाएगी। अगर आपको क्यूमुलेटिव का कैलकुलेट नहीं करना आता तो फिर आपके लिए डे कभी नहीं बन पाएगी। तो क्यूमुलेटिव के साथ वेरिएबल वाले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी, ये आपको पीओ मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, वाई की वैल्यू थी अपने पास 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, दैट इज 60। वाई की वैल्यू हमने फाइंड की थी। सेकंड कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल बाय 2% ऑफ जेड प्लस के। ठीक है, तो जेड प्लस के था हमारे पास 400,
एंड जेड हमने फाइंड किया था, जेड था स्टार्टिंग में 400, जेड भी था अपने पास 400, तो 4 4 800 तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। और हमको इसका फाइंड करना है L/2%, यानी 40% इसका, 40% हो जाएगा 320। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 320। करेक्ट। टफ नहीं था, क्वेश्चन नहीं थे, बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यूमुलेटिव आएगा ये एग्जामिनेशन में आने वाली है, किसी ना किसी मीन्स में आप इस बार ही जरूर देखोगे, हर साल देखते हो यार, इस बार भी आएगा ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करो ध्यान से, खुद से करने का ट्राई करो। मेंस में आपको इसी तरह के नंबर सीरीज मिलेंगे, एक लाइनर नहीं मिलेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा सीरीज बनवाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा आपसे, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके इसका लॉजिक ढूंढो और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। देखो फर्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे आता है अपने पास 600 का डिफरेंस आ जाता है। फिर हम डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद ये आता है अपने पास 120 का डिफरेंस, उसके बाद डिफरेंस देखते हैं 30 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ तो 5 से डिवाइड हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया 4 से, नेक्स्ट डिवाइड हो गया 3 से मैं करता हूँ, तो यहाँ 10 का डिफरेंस होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से आई थी अपने पास 761, x की वैल्यू निकली यहाँ से। अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड सीरीज में ढूंढो डिफरेंस। यहाँ पे देखो जो डिफरेंस मेरे को दिख रहा है, ये डिफरेंस है 16 का प्लस में, यहाँ जो डिफरेंस है ये है +1, यहाँ जो डिफरेंस मिल रहा है ये मिल रहा है -2। सो +1 -2 डबल भी हो रहा है, प्लस साइन भी चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको और आगे डबल करने का ट्राई करता हूँ, तो ये होता है +4, फिर आगे डबल करता हूँ तो ये आता है -8 और देन +16, ये बन रहा है अपने पास। डबल हो रहा है, यानी आप हाफ भी कह सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज हो रही है, प्लस साइन भी चेंज हो रहे हैं इसमें। तो अगर मैं इसमें से 8 लेस कर देता हूँ, तो y की वैल्यू आई थी 761। करेक्ट। एक्स और वाई की वैल्यू, अगर दोनों का डिफरेंस बताना था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 0, एक्स और वाई का जो डिफरेंस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और नंबर सीरीज है, बनाओ उसको खुद से इसका लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो कि आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मिल पाती है या नहीं। देखो फर्स्ट में डिफरेंस देखो, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, देन सेकंड में डिफरेंस है 15 का, फिर आपके पास डिफरेंस मिल रहा है 17 का, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंस मिल रहा है 19 का। ठीक है, तो 13 15 17 19 और नंबर में बढ़ता जा रहा है डिफरेंस, तो नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस होएगा वो डिफरेंस होएगा 21 का। ठीक है, तो 21 का डिफरेंस मेरे को यहाँ से मिल जाता है, तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 112, ये आ गई एक्स की वैल्यू। ओके, अब वाई सेकंड सीरीज में देखो, ठीक है, यहाँ डिफरेंस मिलता है आपको 48 का, प्लस 48, फिर डिफरेंस मिल रहा है आपको 50 का, फिर डिफरेंस मिल रहा है 52 का, तो 48 50 52, नेक्स्ट जो आपको डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 54 का डिफरेंस। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आई थी अपने पास 756, एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अब देखो एवरेज देखते हैं इन दोनों का, एक्स और वाई का, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो ये एवरेज आता है अपने पास, ये आ जाएगा 844, 434 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 434, ये अपने पास एवरेज आ जाता है। ओके, करेक्ट। टफ नहीं थी ये सीरीज, टफ नहीं आती, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको बनाने में, स्पीड मैथ कह लो उसके मेंस के लिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। और हर चीज ये नहीं होता कि बहुत टाइम लगता है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो नेक्स्ट वन, इसको वीडियो को पॉज करो और बनाने का ट्राई करो इस सीरीज को। इसमें क्या रखे 0 6 6 20 20 42 x, इसका लॉजिक ट्राई करो, क्या मिल सकता है, डिफरेंस पे मिलता है, मल्टीप्लाई पे मिलता है, या डिवाइड करने में मिलता है, किस तरह से मिलता है। देखो अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखता हूँ, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ 0 का डिफरेंस हो जाता है, देन 14 0 देन 22, कुछ मिल रहा है आपको लॉजिक 6 0 14 0 22, कोई सीरीज का यहाँ तो लॉजिक बैठ नहीं रहा, तो ये तो अपना पास नहीं बन सकता, कुछ और सोचते हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 से तो अभी 6 नहीं आ सकता, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, बट अगर मैं नंबर्स को ही देखता हूँ, कैसे बन सकते हैं अपने पास ये नंबर। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 11, ये होता है 2 का स्क्वायर प्लस 2, कुछ बनता है इसमें अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर 36 हो गया प्लस 16, कुछ बनता है यहाँ से आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 5, ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बनने पाता।
कुछ और सोचते हैं, एक स्क्वायर पे भी नहीं बन रहा, ये लॉजिक भी नहीं बन रहा इसमें अपने पास, और कुछ लॉजिक सोचते हैं इसका। अब जीरो पे, अब हम वन पे लॉजिक सोचने का ट्राई करते हैं। अगर मैं ये कहूँ वन का स्क्वायर -1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर -3, देन 20, ये 4 का स्क्वायर +4, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर +6। आप समझ आया आपको लॉजिक? स्क्वायर हो रहा है बट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा अपने पास वो होगा अपने पास 7 का स्क्वायर -7, ठीक है, यानी कि 42। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 42, 7 का स्क्वायर -7। नेक्स्ट सीरीज में देखो, ये 112, 20, 72, 133, इसमें कुछ स्क्वायर बन रहा है? 1 से 12, 11, पहले तो डिफेंस पे देख लेते हैं। इसमें 11, यहाँ डिफरेंस बनता है 12 का, यहाँ डिफरेंस बनता है अपने पास 17 का, फिर अपने पास डिफरेंस बचता है 31 का, फिर अपने पास डिफरेंस बचता है 61 का। तो 11, 12, 17, 31, तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ से बनते हैं 11 से 12 है तो 1 का डिफरेंस हो गया, ये होगा 5 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, 20, 13, ये हो जाएगा 14 का डिफरेंस, तो ये बनता है अपने पास 30 का डिफरेंस। 30 यहाँ भी कुछ नहीं बनने पे आती। ठीक, इसके अंदर जो डिफरेंस मिला तो यहाँ पे मेरे को कुछ दिख सकता है कि यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 25 का डिफरेंस आएगा। स्क्वायर करते हैं तो 25 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आएगा 51 नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे बनता है अपने पास 6, 5, 11, 116। तो y की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी अपने पास 249, ये आ जाएगा y। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमको फाइंड करना है y -2x/11। तो y है 249, इसमें से -2x फाइंड लेस करना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 165/11, तो ये आ जाएगा अपने 50। ये ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 50। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बनाए खुद से, कैसे डीआई है, आरबी असिस्टेंट के हिसाब से परफेक्ट डीआई है। इस तरह की डीआई आपको एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगी, तो उस डीआई को करो खुद से। थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, बहुत कुछ कैलकुलेटिव है, लेकिन बनाने वाली डीआई है आपके पास। सबसे पहले हमको क्या रखा है कि ट्रेन पी इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 60 km/h, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एस 60 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टी, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन टी की बता रही है 20% मोर देन ट्रेन पी। इसको साथ साथ बनाते भी चलते हैं। तो ट्रेन पी के बारे में सबसे पहले स्पीड बता रखी है 60 km/h, ओके। ट्रेन पी की स्पीड है 60 km/h। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एस इज 60 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टी, ठीक है। ट्रेन एस ने कोई डिस्टेंस कवर किया वो 60 किलोमीटर ज्यादा की ट्रेन टी से, ठीक है। स्पीड बता रखी है ट्रेन टी की 20% ज्यादा है ट्रेन पी से। ट्रेन टी और पी की स्पीड 6:5 है, ये है स्पीड, ये रेशियो दे रखे हैं हमको। फिर ट्रेन आर के बारे में क्या रखा है कि आर स्टार्ट होती है 7 AM से एंड रीच डेस्टिनेशन 5 PM। 7 AM से स्टार्ट होती है, 5 AM पे पहुंचती है। आर के बारे में तो कोई डेटा नहीं, इसको इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, ये आगे काम आएगी हमारे, आगे चलते हैं। फिर क्या रखा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन आर 80% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एस, ठीक है। आर और एस का रेशियो भी दे रखे हैं। एस के बारे में क्या रखा है कि विद स्पीड 50% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन पी। एस की स्पीड ट्रेन पी की स्पीड से 50% ज्यादा है। और क्या ट्रेन पी की स्पीड हमारे पास है? बिल्कुल है। तो ट्रेन पी की स्पीड है तो एस की स्पीड भी मिल जाएगी 50% ज्यादा, तो हो जाएगी ये हो जाएगी 90 km/h। और आर की स्पीड और एस की स्पीड का रेशियो भी दे रखा है। आर की स्पीड 80% है एस से, तो आर की स्पीड आ जाएगी अपने पास यहाँ से 72 km/h। आर की स्पीड भी आ गई अपने पास। आर और टी का हमको डिस्टेंस बता रखा था और तो कुछ नहीं बता था। रिस्पेक्टिव रेशियो और डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो पी क्यू और आर ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसका रेशियो बता रखा है हमको, पी क्यू एंड आर। ये डिस्टेंस का रेशियो 5:7:3, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर कहता है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन पी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टी, ठीक है। ट्रेन पी और टी को सेम टाइम लगता है अपने को। किसी भी स्पीड का एक तो हमको और दे रखा था ना, टी और पी की स्पीड का भी तो रेशियो दे रखा था हमको। स्पीड दे रखी है ट्रेन टी की 60% ज्यादा है ट्रेन पी से। ट्रेन पी की स्पीड आ गई तो ट्रेन टी की स्पीड भी निकल सकते हैं यहाँ से 12:72, तो टी की स्पीड भी आ जाएगी अपने पास। एस को 60 किलोमीटर ज्यादा लगते हैं टी से, और एस की स्पीड है हमारे पास और टी की स्पीड है हमारे पास, ये कहीं ना कहीं लिंक होगा अपने पास।
फिर क्या रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू इज 4 टाइम द नंबर ऑफ आवर टेकन बाय ट्रेन टी व्हाइल कंसीडरिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। ये स्पीड वाली ये करनी तो होगी पूरी। देखो इसमें हमें कहा गया था कि ट्रेन आर 7 AM पे चलती है और डेस्टिनेशन पे पहुंचती है 5 PM। कितना टाइम लगता है उसको, 10 घंटे लग गए उसको उस डेस्टिनेशन को कवर करने में। ट्रेन आर की स्पीड आ गई हमारे पास 72। 72 की स्पीड से जब वो ट्रेन आर 10 घंटे चलती है तो 720 किलोमीटर उसने कवर कर ली। ये बात हो रही है ट्रेन आर की, जो ट्रेन आर ने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, अब डिस्टेंस पी क्यू और आर इनका रेशियो दे रखा है, यानी पी क्यू और आर ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से हमको पी और क्यू का मिल जाएगा कितना कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। जब मैं 720 की वैल्यू 3 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगी 240। तो क्यू की वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से 1680 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगी 1200 मीटर। ठीक है, आर क्यू एंड पी ने कितने कितने डिस्टेंस कवर किए ये चीज भी अब हमको मिल चुकी है इसे। अब और देखते हैं क्या मिल सकता है। ठीक है, फिर हमें एक और चीज इसमें दे रखी थी, कहाँ की, स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। जो ट्रेन क्यू की स्पीड है वो 4 टाइम है नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय ट्रेन टी के हमको आवर्स तो नहीं बता रखे ना अभी। एस और टी में बता रखा था कि एस ने 60 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल की है ट्रेन टी से। तो अगर टी के और एस के आवर्स निकल जाए ना तो अपना काम बन सकता है इसमें। टाइम टेकन बाय ट्रेन पी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टी, यानी कि पी को एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा है सेम टाइम टी को भी लगा है। पी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया। पी की स्पीड कितनी थी 60, तो उसको कितना टाइम लगा होगा इस 1200 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करने पे। देखो तो उसको लगा होंगे 20 आवर्स। ठीक है, तब पी को इक्वल टाइम लगा है टी से, यानी कि टी को भी 20 आवर्स लगे और टी की स्पीड भी हमको पता है 72। ठीक है, तो टी ने कितने आवर्स कंप्लीट किए, 1440। टी ने 1440 आवर कंप्लीट किए, किलोमीटर कंप्लीट किए। तो एस ने 60 किलोमीटर ज़्यादा कम कंप्लीट किया, तो एस ने कंप्लीट किए यहाँ पे टोटल 1500 किलोमीटर। ठीक है, एस का डिस्टेंस भी मिल गया आपको 1500 किलोमीटर। अब देखो हमको एक लास्ट टाइम ये कह रखे थे, स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू इज 4 टाइम नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय ट्रेन टी। तो ट्रेन टी कितने आवर्स, 20 आवर्स का ट्रेवल किया था, और इसका मतलब ट्रेन क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यू की स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। सबकी स्पीड आ गई, सबने जितना जितना टाइम ट्रेवल किया था वो भी मिल गया आपको। ओके, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ आपको पढ़ना था और निकालना था, सिर्फ कंफ्यूजिंग वाली थी। अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो रह जाएंगे, जो ढंग से पढ़ लेंगे, ढंग से नोट कर लेंगे सारी कंडीशंस को, वो निकल जाएंगे इसमें से। ओके, चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि स्पीड ऑफ ट्रेन आर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन टी। ठीक है, ट्रेन आर की स्पीड है 72 और ट्रेन टी की स्पीड भी है 72। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन पी क्यू एंड आर की व्हाइल ट्रैवलिंग डिस्टेंस, पी क्यू एंड आर की। ओके, तो पी की थी 60, क्यू की थी 80 और आर की थी 72। तो इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ से 21, और इनका एवरेज स्पीड हो जाएगी 3 3 7 21 30 3 70.6 या 58। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 70.58। ओके, चलिए नेक्स्ट पे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। बनाए इस क्वेश्चन को ध्यान से, ढंग से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। हर मेंस में मिला है लास्ट ईयर, तो इस साल भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ आर, आर की एज फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट 1 दे रखी है, पहले 1 से देखने, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर उनको कंबाइन करके देखना है किससे निकलता है, और फिर ना मिले तो तीनों को कंबाइन करके देखना है, फिर हम निकलेगी आर की वैल्यू। स्टेटमेंट 1 में क्या रखा है, आर इज 5 ईयर ओल्डर देन एस। आर इज 5 ईयर ओल्डर देन एस, हु इज 4 ईयर यंगर देन टी। एस के बारे में क्या रखा है, 4 ईयर यंगर देन टी। ये तो होगी स्टेटमेंट 1 की बात। स्टेटमेंट 2 में क्या रखा है, सम ऑफ द एज ऑफ टी एंड यू, दैट इज 50। ये स्टेटमेंट 2 में क्या रखा है। स्टेटमेंट 3 में हमको क्या रखा है, यू इज 6 ईयर ओल्डर देन एस एंड आर इज 1 ईयर यंगर देन यू। ठीक है, आर इज 1 ईयर यंगर देन यू, इतनी बात हमको बता रखी है। अब हमको फाइंड करने हैं, फाइंड द एज ऑफ आर, आर की एज फाइंड करनी है इसमें। देखो आर की एज कैसे मिल सकती है, या तो हमारा
को आर का किसी एक ऐसे पर्सन से लिंकअप मिल जाए जिसकी हमको एक्चुअल एज पता हो। क्या हमको इसमें किसी की एक्चुअल एज मिल रही है? देखो, अगर मैं पहले अलोन वन की बात करूं, उसमें हमको किसी की एज नहीं मिल रही। अगर मैं टू अलोन की बात करूं, तो टी और यू की एज कंबाइंड तो पता है हमको, लेकिन अलग अलग एज पता है? नहीं पता। अलोन थ्री की बात करूं, तो इसमें तो हमको आर की एज कहीं नहीं मिल रही है, किसी की एज पर्टिकुलर एज पता ही नहीं है। हमको हर हाल में स्टेटमेंट टू तो चाहिए ही चाहिए, तभी हमको एज मिलेगी। लेकिन टू के लिए हमको टी और यू का लिंकअप चाहिए। टी का लिंकअप तो हमको फर्स्ट से मिल रहा है और यू का लिंकअप मिलेगा थर्ड से। यानी कि अगर मैं ये कहूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखता हूँ आर एस और टी पे, अगर एस की एज एक्स है, ठीक है, तो आर की एज कितनी हो जाएगी? प्लस फाइव, और टी की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस फोर। ठीक है। अब सेम चीज को अगर मैं स्टेटमेंट थ्री में भी लिखता हूँ, यू की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस सिक्स। ये आ गई यू की एज यहाँ से। ठीक है। अब देखो, टी और यू की एज कितनी थी? 50। टी की एज एक्स प्लस फोर, यू की एज एक्स प्लस सिक्स, यानी कि टू एक्स प्लस टेन, दैट इज 50। यहाँ से जब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास r की एज भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी कर लेते तो r की एज मिल जाती। इसका मतलब स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री, तीनों स्टेटमेंट हमको चाहिए, तभी हमारी एज निकल पाएगी r की। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा स्टेटमेंट वन, टू एंड थ्री टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट स्ट्रीम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बनाएं इसको खुद से, देखिए किससे आपका आंसर आता है। फर्स्ट हमें क्या रखा है, स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड फाइंड करनी है। स्टेटमेंट वन में क्या रखा है, बोट गोस 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। ठीक है, 32 किलोमीटर जाती है बोट अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स में, 1 आवर इन 2 आवर्स, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर। ठीक है, ये होगी स्टेटमेंट वन की बात और ये होगी स्टेटमेंट टू की बात। स्टेटमेंट थ्री में हमें क्या रखा है, बोट गोस 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड इसकी दे रखी है 16, डाउनस्ट्रीम स्पीड इसकी दे रखी है 24। हमको फाइंड करनी है स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, यानी कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, वो स्पीड हमको फाइंड करनी है। किससे हमको मिल रही है? स्टेटमेंट वन अलोन में देखता हूँ 32 किलोमीटर 2 आवर में जाती है, ये अपस्ट्रीम का। मैं इसकी अपस्ट्रीम स्पीड बता सकता हूँ कि 16 किलोमीटर आ जाएगी 1 आवर की अपस्ट्रीम स्पीड। क्या स्टिल वाटर स्पीड बता सकता हूँ? उसके लिए हमको स्ट्रीम चाहिए, जो है नहीं। सेकंड के अंदर स्ट्रीम है, लेकिन इसके लिए स्टिल वाटर की स्पीड नहीं है, बोट किस स्पीड से चल रही है वो नहीं पता, सेकंड से अलोन से नहीं आएगा। थर्ड के अंदर मेरे को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है। ठीक है, क्या मैं इसमें स्टिल वाटर की स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसमें जो डिफरेंस है वो दोनों में, एक बार स्ट्रीम को लेस किया गया, एक बार स्ट्रीम को ऐड किया गया, यानी 2x की वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है अपने पास, वो डिफरेंस है अपने पास 8। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रीम हो जाएगी 4, तो यानी स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी इसकी 20 और स्ट्रीम आ जाएगी इसकी 4। यहाँ से मैं स्टेटमेंट थ्री से अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो इससे अपना आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट थ्री, थ्री अलोन। अच्छा, उसके साथ वन और टू टुगेदर भी है, और देखते हैं। थ्री अलोन के अलावा एक और ऑप्शन है अपने पास इसमें, थ्री के साथ वन एंड टू। क्या वन एंड टू मिला के मैं निकाल सकता हूँ स्पीड? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो, वन में मेरे को पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड है 32, ये अपस्ट्रीम स्पीड है, और स्ट्रीम है 4। जब स्ट्रीम 4 है तो मेरे को क्या स्पीड नहीं मिल सकती? अपस्ट्रीम स्पीड 16 थी, क्योंकि वो 2 आवर्स की थी, 16, तो स्टिल वाटर स्पीड आ जाएगी उसकी 20, तो स्ट्रीम पता है हमको 4, और डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी उसकी 24। कुछ भी निकालो तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ इधर स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर एंड स्टेटमेंट थ्री अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इसको खुद से। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। सारे टॉपिक कवर्स करूंगा मैं, हर रोज आपकी क्लास होती है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और हर तरह के क्वेश्चंस को करवाता हूं मैं। तुम क्लासेस को रेगुलरली फॉलो किया करो, बहुत अच्छा स्कोर आएगा मेंस में। तो अब मेंस की क्लासेस चलती हैं हर रोज। इसमें हमें क्या रखा है, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक टू
कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को, किसी काम को कितने टाइम में करता है, ये हमें बताना है। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, स्टेटमेंट वन में हमें क्या रखा है कि सी किसी काम को 20 डेज में करते हैं और बी जो है ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी दे रखी है बी की ए से। स्टेटमेंट टू में हमें क्या रखा है कि ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 60/7 डेज। ठीक है, ए और सी किसी काम को 60/7 डेज में करते हैं। सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। सी और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, सी 40% लेस एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी दे रखी है। स्टेटमेंट थ्री में देख लेते हैं। थ्री में क्या रखा है कि ए अकेला उस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री से तो अकेले से हमारा आंसर आना था, ए अकेला कर रहा है, बी का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट टू में देखते हैं, ए और सी मिलकर 60/7 डेज में करते हैं और सी और बी की एफिशिएंसी दे रखी है। अगर मेरे को ए और सी की एफिशिएंसी दे रखी हो पता चलती, तब मैं कैसे ना कैसे करके बी की एफिशिएंसी निकाल सकता था, लेकिन जब तक वो पता नहीं चलेगा मैं बी की एफिशिएंसी निकाल नहीं सकता यहाँ से, तो स्टेटमेंट टू से भी अपना आंसर नहीं आ सकता। स्टेटमेंट वन की मैं बात कर लेता हूँ। वन में देखो, सी 20 डेज में काम कंप्लीट करता है और बी और ए की एफिशिएंसी दे रखी है। क्या मैं इससे आंसर निकाल सकता हूँ? नहीं, इससे मैं आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को तो ये सी बी का सी से कोई क्या लिंकअप है ये भी नहीं पता ना, तब तक मैं इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कंबाइंड करके देखते हैं क्या आंसर निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरे को ये दिख रहा है 1 और 3 से तो मैं आंसर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए 15 डेज में करते हैं, सी 20 डेज में करते हैं। ठीक है, और ए और बी की एफिशिएंसी भी दे रखी है, क्योंकि ए 15 डेज में करता है, एफिशिएंसी का रेशियो है 5:4, तो उनके वर्क का रेशियो आ जाएगा 4:5। ठीक है, ये आ जाएगा ए और बी का, उनके वर्क का रेशियो भी आ जाएगा, तो उससे मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है, यानी 1 एंड 3 से तो हमारा आंसर आ रहा है, ये तो मेरे को साफ साफ दिखी क्या। अब उसके अलावा और देखते हैं, 1 एंड 3 है इसमें हमारे पास ऑप्शन में? नहीं है, 1 एंड 3 नहीं, 1 1 2 3 से नहीं है। उसके अलावा है अपने पास डेटा, डेटा गिवन लो टू से, डेटा इन एनी टू स्टेशन स्टेटमेंट, अच्छा एनी टू स्टेटमेंट, ओके 1 एंड 3 से आ गया। अब देखो, क्या मैं 2 और 3 से आंसर निकाल सकता हूँ? 2 एंड 3 में देखता हूँ, जब ए 15 दिन में करता है, ए और सी उस काम को 60/7 डेज में करते हैं, तो इससे मेरे को सी पता चलेगा कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और सी और बी की एफिशिएंसी भी दे रखी है 6:10, तो इससे ही मेरे को बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट 2 प्लस स्टेटमेंट 3 से भी हमारा आंसर आ गया। अब बात रहेगी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की। देख, स्टेटमेंट 1 और 2 की बात करता हूँ, तो सी की वैल्यू हमको दे रखी है, स्टेटमेंट 1 और 2 ही निकालना, 15 अच्छा 1 और 3 निकाला, तो सी दे रखे हमको 15 डे 20 डेज में करते हैं, जो इसमें से सी दे रखा तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, और ए और बी का हमको रेशियो भी दे रखे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई है द राइट आंसर, द डेटा इन एनी गिवन टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रेन का क्वेश्चन है, बनाओ इसको, खुद से बनाओ, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और थोड़ा जल्दी बनाने का ट्राई किया करो, क्योंकि स्पीड मैटर करती है इसमें, बहुत धीरे धीरे मत किया करो क्वेश्चंस को। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको बता रखा है कि ट्रेन ए क्रॉस करती है 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज है 13 सेकंड में, और ट्रेन बी क्रॉस करती है किसी पोल को 12 सेकंड में। ठीक है, तो ट्रेन ए किसी ब्रिज को क्रॉस करती है जो कि 120 मीटर है, तो 13 सेकंड में क्रॉस करती है, और ट्रेन बी क्रॉसेस द पोल, ट्रेन बी किसी पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड में। ये तो हमको स्टेटमेंट 1 में दे रखे, स्टेटमेंट 2 में दे रखा है स्पीड का, दे रखी है ट्रेन ए और सी की। ओके, तो ए और सी की ट्रेन की स्पीड दे रखी है 4:5। ठीक है, फिर हमको दे रखी है लेंथ दे रखी है ए और बी की, ये तो है स्पीड का रेशियो, फिर आ जाएगा अपने पास उसमें लेंथ का रेशियो जो कि है 6:5। तो स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, तो 3 में हमको सी की लेंथ दे रखी है 200 मीटर, और हमको फाइंड करना है ए की स्पीड। ए की स्पीड इसमें से कहाँ से निकल सकती है, इसको थोड़ा देखो। देखो, अगर मैं इसको देखता हूँ कि ए की स्पीड कहाँ से मिल सकती है मेरे को, तो मेरे को एक में तो दे रखे है ए और बी का, हमको ना तो स्पीड पता है ना ही हमको उसका रेशियो पता है, तो इसमें हम लेंथ पता है अपने को, सी की लेंथ भी पता है 200 मीटर, लेकिन ए और सी के बारे में यहाँ से मेरे को स्पीड भी नहीं पता, लेंथ भी नहीं पता। स्पीड को मेरे को ए और सी की पता है, ए और बी की स्पीड नहीं पता, और लेंथ जो पता है मेरे को वो ए और बी की पता है।
मैं ए और बी की मान लो लेंथ तो यहाँ रख लेता हूँ, लेकिन उनकी स्पीड नहीं पता मेरे को और सी की स्पीड पता है। चाहे मैं ए बी और सी तीनों को कंबाइन कर लूँ, मैं ए की स्पीड निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ए बी और सी में मेरे को कुछ भी नहीं पता निकालने के लिए, मतलब कोई भी मेरे को लिंकअप नहीं मिल रहा ए और बी का। सिर्फ मैं ए और बी का रेशियो पुट कर सकता हूँ इसमें लेंथ का, उसके अलावा ना मेरे को उनकी स्पीड के बारे में कुछ पता है। ए और सी यहाँ पे स्पीड के साथ साथ लेंथ, हमको स्पीड ए और बी की दी होती तो मैं निकाल सकता था फिर भी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डेटा ऑल थ्री स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर। तीनों को मिला के हमारा कहीं आंसर नहीं आ सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ उसको खुद से। वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, कितना आंसर आता है आपका। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है इसमें आपको। सबसे पहले सेलिंग प्राइस दे रखे हैं हमको 216, विच इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट एंड मार्कअप बाय 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कोई ये कह रहा है कि स्टेटमेंट में कुछ है अपने पास प्रोडक्ट है, वो 100 रुपीज था, 50% उसका मार्कअप प्राइस था 150। ठीक है, और उसको सोल्ड किया 10% के डिस्काउंट पे, यानी 135 पे सोल्ड किया। और 135 जो उसका सेलिंग प्राइस था उसका, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 216। इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा, मार्क प्राइस भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा स्टेटमेंट 1 से, तो हमारा आंसर यही निकल चुका है। सेकंड में क्या रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 40 मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड 25% प्रॉफिट। ठीक है, कोई आइटम जो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस का उसका रेशियो दे रखा था 4:5 का। ठीक है, और जो इसका डिफरेंस था ना 4:5 का, ये हमको 40 दे रखा है। तो 40 दे रखा है तो इससे कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगी, सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी इससे हमारे पास। ठीक है, तो हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर आ गया। थर्ड में कहता है व्हेन एन आइटम इज सोल्ड 114 देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, जब कोई आइटम 144 पे बेची जाती है तो उसका लॉस हो जाता है 10% का, 9/10, तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 160। इससे भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो हमारा किसी से भी निकालो, 1 2 एंड 3 तीनों से हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा अलोन डेटा इज स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, किसी से भी निकालो आंसर, हमारा हमको सबसे कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, जो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी होती है और आंसर निकालने होते हैं। ये टफ नहीं होता, बस आपको वैल्यू पुट करनी होती है। बस थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि आपको दो दो तीन तीन टाइम्स वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इस वजह से। इस तरह क्वेश्चन में आजकल ट्रेंडिंग में है, तो इसको बनाओ, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रखा कि शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 33 1/3% एंड अर्न प्रॉफिट बाय गिवन -% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। इफ द शॉपकीपर हैड मार्क्ड इट by 20% and had given a discount it and then he would have earned some profit। देखो फर्स्ट ए को रख के देखते हैं डिस्काउंट में। अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसने मार्कअप किया 33% से, ओके, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं उसको 300 था, तो उसका मार्कअप हो गया 400 से। ठीक है, फिर उस पर क्या है कि उसने अर्न प्रॉफिट बाय गिवन डिस्काउंट, तो उस पर 19% का उसने डिस्काउंट दे दिया, 76 रुपीज का उसने डिस्काउंट दे दिया, 324 का उसने सोल्ड सेलिंग प्राइस हो गया उसका। अब ये कह रहा है कि अगर शॉपकीपर उसी आर्टिकल को 20% से मार्कअप करता, ठीक है, इससे पहले हमने कितने परसेंट से किया, 30% से किया, अगर इसको 20% से करता तो कितना होता उसका मार्कअप प्राइस, 360 होता। ठीक है, और उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता 10%, यानी 36 का उसको डिस्काउंट देता, तो अब कितना बनता उसका प्रॉफिट, 324। क्या ऐसा करने पे उसको सेम प्रॉफिट मिल रहा है? सेम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम होंगे दोनों के, तभी सेम प्रॉफिट मिलेगा हमको। तो क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमने सेम रखा गया था और सेलिंग प्राइस हमारा सेम आ रहा है 324। इसका मतलब ये जो ए पे वैल्यूज दे रखी है 19 और 10% डिस्काउंट, ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। अगर मैं बी को देखता हूँ, 33% से इसने ऐड किया था तो 300 को 400 हो गया। इस बार उसने डिस्काउंट किया 16% का,
64 का उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास 336। अगर ये कहता है कि उसका 20% से क्या था उसका मार्कअप बाय 20%, 20% पे मार्कअप करते हैं 360 पे करता, उसमें 9% का उसने डिस्काउंट देता, 9% का डिस्काउंट देता तो क्या वैल्यू सेम आती? नहीं, 9% देने पे वैसी वैल्यू पॉइंट्स पे चली जाती। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कभी भी सेम नहीं आ सकता, इसलिए भी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम आता तभी तो आंसर था कि हमारा कॉस्ट प्राइस इज आल्सो सेम, ठीक है। तो करते हैं स्टेटमेंट सी की बात। तो 300 का मार्कअप कर दिया 400 से, 14% का डिस्काउंट कर दिया, 56 का डिस्काउंट कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 340 और 344 का सेलिंग प्राइस। अब अगर उसको 20% से मार्कअप करती है तो ये होता है 360, और 8% का, 8% का कितना हो जाता है ये होता है 848 24, फिर ये पॉइंट्स पे चला जाएगा। 20% से मार्कअप किया एंड ये हैड गिवन डिस्काउंट 8%। अगर उसके 8% डिस्काउंट था तो वैसे ही पॉइंट्स में चला जाता, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा सेम होना ही नहीं था। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट ए इज अवर राइट आंसर। बी से और सी से किसी से भी हमारा सेम हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको खुद से। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़े वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको, एक वेरिएबल है ए का, तो इसलिए इसको खुद से बनाओ पहले। इसमें दे रखा है कि थेरानी एंड रोशनी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए प्लस 8,000 एंड 2 ए प्लस 16,000 respectively. After 6 months, Tharani left and Roshni withdrew her investment by 50%. If the annual profit received by them 12,000, then which of the following can be determined? Okay, दो पार्टनर थे इसमें, थरानी एंड रोशनी, ठीक है। थरानी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए प्लस 8,000 इन्वेस्ट किया, एंड रोशनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने किया 2 ए प्लस 16,000 इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 6 मंथ थरानी लेफ्ट, 6 महीने बाद थरानी ने बिजनेस छोड़ दिया, ओके। और रोशनी ने 50% का विड्रॉ कर दिया। 50% विड्रॉ किया तो आएगा ए प्लस 16,000, ए प्लस 8,000, हाफ निकाल दिया, हाफ रह गया 6 मंथ का। देखो 6 तो काट लेते हैं इसको अपने, तो ये अपने पास बचता है ए प्लस 8,000, तो ये बचता है 3 ए प्लस 24,000, यानी कि 1:3 का इसका प्रॉफिट बचता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि एनुअल प्रॉफिट जो है उनका 12,000 था। जब एनुअल प्रॉफिट उनका 12,000 था तो ये अपने पास मल्ट भी सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 9,000, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड, उसमें से हम क्या कुछ निकाल सकते हैं? क्या हम मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ए की वैल्यू मैं किसी भी हाल में नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये तो हमको रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे रखे हैं ना, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल नहीं सकती अपने पास, तो ये आंसर आ जाएगा ए का वैल्यू तो निकल नहीं सकती। रेशियो ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय थरानी एंड रोशनी रिस्पेक्टिवली, क्या मैं उनका रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 1:3 निकाल दिया, सेकंड तो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट शेयर ऑफ रोशनी, रोशनी का प्रॉफिट शेयर, जब मैं उनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकता हूँ तो मैं उनका प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल प्रॉफिट भी पता है कि एनुअली कितना हुआ है, तो हाँ प्रॉफिट भी निकल सकता है रोशनी का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज अवर राइट आंसर, ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ उसको खुद से, वीडियो को पॉज करो और उसको बनाओ खुद से, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का लगा, और आप नेक्स्ट सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस और चाहते हो। इसमें हमें ये दे रखा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल और फीमेल इन सिटी ए इज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है सिटी ए की 1800, मेल एंड फीमेल दो हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन बोथ द सिटीज दे रखे हैं, और उसके अलावा कुछ देखिए, नंबर ऑफ मेल इन सिटी बी इज 20% मोर देन 8, ठीक है। सिटी बी के अंदर जो नंबर ऑफ मेल होंगे वो 20% ज्यादा होंगे सिटी ए से। मेल में ए 5 हैं, तो उसमें देंगे 6 ए हो जाएंगे सिटी बी में, ठीक है। ये हमको रेशियो दे रखे हैं। फिर दे रखे टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन बोथ द सिटीज 1750 दे रखे हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिटी बी, ठीक है। तो हमको मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं स्टेटमेंट 1 में रखता हूँ 5:4 दे रखे हैं ए का डिफरेंस सिटी ए में मेल और फीमेल का, तो ये हो जाएगा 5 4 9 दूनी, तो ये देगा 1000 और ये हो जाएंगे 800 मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल और दोनों साइड के मेल का रेशियो ही दे रखे हैं, मेल सिटी ए और सिटी बी का 5 और 6 का, ये हो जाएंगे 1200।
ठीक है। अब फीमेल का हमको बता रखा था कि टोटल फीमेल है 1750, 800 यहाँ पे हो जाएंगी, तो ये बचती है अपने पास 1750, हाँ 800 ये हो जाएंगी, तो 950 ये बचती है फीमेल। और हमको बताना था कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन सिटी बी, क्या मेल और फीमेल सिटी बी का डिफरेंस 250 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 अपने राइट है। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं, ऑप्शन 2 की 7:5 में बांट देना, 7:5 में बढ़ जाएगा 12 से, ये देखो 150, 15 5 75, 15 7 105, 1050, मेल और फीमेल आ गया, तो ये आ जाएगा अपने पास 5x और 6x, ये देखिए 1260, ठीक है। टोटल दे रखा था हमको 1750, तो ये आ जाएगा 1000, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है अपने पास 260 का, 260 का डिफरेंस है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 अपना सही नहीं होगा। स्टेटमेंट 3 पे चलते हैं अपने पास, इसमें दे रखे 11:9 18 से, तो यानी ये 1100 और 900, 1100 है अपने पास, ये हो जाएगा 1320 हो जाएगा बी का मेल, एंड 1750 हमारा टोटल था, तो उसको लेस कर देते हैं, यानी कि 430। अब इसका जो डिफरेंस है वो देखो कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस बन रहा है अपने पास 890 कुछ बन रहा है समथिंग, इसका डिफरेंस थोड़ी पूछा अपने को, हमको पूछा था मेल एंड फीमेल, हाँ मेल और फीमेल का पूछा था, डिफरेंस बिटवीन बी का मेल और फीमेल 890 का डिफरेंस है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। ओके, करेक्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग की मेंस बूस्टर सीरीज, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बस रेगुलरली फॉलो करते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।